रुचिता अपने पति यश के साथ रहती है और उसके सास ससुर गांव में रहते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या यश, तुम तो ट्रिप पर जा रहे हो, वो भी अकेले अकेले? नॉट फेयर ना। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जा रही हूँ मैं पैकिंग करने। अरे मेरी पगलेट बीवी, जरा पूरी बात तो सुन लो और फिर ड्रामा करना। क्या मतलब? मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं कहीं घूमने फिरने या तफरीहबाजी करने में नहीं जा रहा। अरे मैं तो एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वो भी पूरे 2 महीनों के लिए। वैसे 1.5 महीना भी लग सकता है, पर बॉस ने कहा है कि 2 महीने तो पकड़ कर ही चलो। बाप रे! अरे तुम क्या पगला वगला गए हो क्या? 2 महीने कौन सी कंपनी की बिजनेस ट्रिप रहती है? लगता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। जरूर तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा और इसीलिए उससे मिलने के लिए तुम 2 महीने जा रहे हो। अरे ये तुम क्या कह रही हो रुचिता? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बिल्कुल नहीं। और मैं जो सोच रही हूँ वह बिल्कुल सच है। हम सब बुद्धू हैं। जो हमें लगता है कि ये सब बस फिल्मों की कहानियों में ही होता है, लेकिन असलियत में भी आदमी लोग बीवी के होते हुए भी दूसरी जगह जाकर मुंह मारते ही रहते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी यश। अरे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इस तरह से बेवफा निकलोगे। अरे ओ ओवर एक्टिंग की दुकान। बीवी हो या मेरी दुश्मन हो, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। और मैं तुम्हें रोजाना वीडियो कॉल करके दिखा सकता हूँ और साथ ही अपने बॉस के साथ तुम्हारी बात भी करा सकता हूँ। दरअसल हमारी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसी का प्रमोशन करने के लिए हमें 2 महीनों में 5 से भी ज्यादा शहरों में जाना है। अच्छा, ऐसा है क्या? सॉरी, हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे कोई बात नहीं रुचिता। वैसे भी तुम इतनी जल्दी हो कि मुझे तो तुम पर गुस्सा भी नहीं आता। लेकिन यश, अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ पर अकेले क्या करूंगी? वो तो अब तुम पर है रुचिता। अगर तुम्हें मायके जाना है तो वहां पर जाओ, या फिर किसी सहेली के पास जाना है तो वहां पे जाओ, या फिर माँ पापा के पास तुम गाँव भी जा सकती हो। उतना ही उन्हें भी अच्छा लगेगा। गाँव जाए मेरी चुत्ती। माँ पापा के पास जाकर उनकी सेवा वगैरह करने से बेहतर तो यही होगा कि मैं यहाँ पर अकेली रहूं। अरे ओ मिस ड्रामा क्वीन, क्या हुआ? कौन सा ख्याली पुलाव पकाने लगी हो? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं यश। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो अपने मायके ही चली जाती हूँ। माँ भैया और भाभी बहुत दिनों से बुला रहे थे, तो उनसे ही मिलने चली जाती हूँ। और अगर इन सब में मुझे वक्त मिला तो मैं गाँव भी होकर आऊंगी। वरना बाद में जब तुम चले जाओगी तब मैं तुम्हारे साथ भी तो आ सकती हूँ। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक है रुचिता, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर यश अपनी बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता है, जिसके बाद रुचिता अपना बोरिया बिस्तर लेकर मायके पहुंच जाती है। और उसे ऐसे अचानक से देखकर रुचिता की माँ सुलोचना और भाभी नेहा दोनों भी आश्चर्यचकित रह जाती है। सरप्राइज! अरे रुचिता बेटा, तू यहाँ पर अचानक से कैसे आई? और ये कितना सारा सामान लेकर आई हो तुम? सब ठीक तो है ना रुचिता? कहीं यश और तुम्हारे बीच कुछ? ओफो भाभी, आप ना वो टीवी सीरियल देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं उन टीवी सीरियल की बहू की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके चली आओ। अरे मैं तो यहाँ पर गर्मी की छुट्टियां मनाने आई हूँ। क्या? अरे ओ मंदबुद्धि, जरा बाहर नजर मार। हर तरफ बारिश हो रही है और तू कह रही है कि गर्मी की छुट्टियां मनाने आई है। हाँ माँ, क्योंकि हर कोई तो बस गर्मी की छुट्टियों का ही तो जिक्र करता है। कभी आपने सुना है क्या कि कोई बारिश की छुट्टियों में चला जाए? नहीं ना। और इसीलिए मैं यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों की आड़ में आई हूँ। है ना अमेजिंग? चलो कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा ही घर है, तो तुम जब चाहो तब आ सकती हो। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ। वैसे यश तो बिजनेस ट्रिप पर गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। घर पर अकेली बैठती तो मैं तो वहां पर पागल ही हो जाती।
इसीलिए मुझे यहीं पर आना सही लगा। चलो अच्छा ही किया, जो घर पर अकेले बैठने से अच्छा तो यहाँ पर चली आई। अब चल जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा, और नेहा तू जाकर बढ़िया सा नाश्ता बना। हाँ भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप ना मस्त गर्मा गर्म तड़कती भड़कती हुई चाय बनाओ और साथ में तरह तरह के पकौड़े भी बनाओ। उसे खाकर तो बहुत मजा आएगा। क्या कहती हो माँ? अब मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो मेरी फरमाइश तो पूरी होनी ही चाहिए ना। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तेरी? अभी 1 महीने पहले ही तो तू आई थी यहाँ पर, वो भी पूरे 10 दिनों के लिए। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इतने लंबे समय के लिए तो मैं कितने दिनों बाद आई हूँ माँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है रुचिता, मैं बना दूंगी। आर्यन भी आता ही होगा तो वो भी खा लेगा, और उसे पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है। फिर नेहा सबके लिए पकौड़े बनाती है और सब बारिश का मजा लेते हुए नाश्ता करते हैं। मायके आकर रुचिता कोई काम नहीं करती और दिन रात वो तो बस आराम ही करने लगती है। अरे माँ जी, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अभी तक रुचिता अपने कमरे में सो रही है। सारा नाश्ता भी ठंडा हो गया है। अरे कोई बात नहीं बहू, अब इतने दिनों बाद जो आई है इसीलिए सो रही होगी। चल कोई बात नहीं, मैं ही जाकर उठाती हूँ उसे। फिर सुलोचना रुचिता के कमरे में जाकर उसे उठाने लगती है। क्या हुआ माँ? क्यों बचपन की तरह उठा रही हो मुझे? अब मुझे थोड़ी ना आर्यन की तरह स्कूल में जाना है और ना ही भैया की तरह ऑफिस जाना है। सोने दो ना माँ। अरे ओ निकम्मी, 4 दिन से तू रोज 12 बजे ही उठ रही है, लेकिन अब रोज रोज ऐसे नहीं चल सकता। बहुत गधे और घोड़े बेच दिए तूने नींद में। अब चल जल्दी उठ, सुबह से दोपहर हो गई है। अरे यार माँ, क्या अभी? पहले तो तू मुझे ये यार वगैरह बोलना बंद कर दे, वरना मैं तेरे मुंह पर मोमबत्ती का चटका दे दूंगी, गधेड़ी कही की। चल उठ अब, वरना बचपन की तरह पानी लाकर तेरे मुंह पर फेंकूंगी, और तभी जाकर तू ठीक से उठ पाएगी। अरे ठीक है ना माँ, उठ तो रही हूँ मैं, बस 2 मिनट और। नहीं नहीं, कोई 2 मिनट नहीं मिलने वाले तुझे, जल्दी से उठ जा। रुचिता को अब ना चाहकर भी उठना ही पड़ता है। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है मैंने। सोचा था यहाँ पर जब मैं आऊंगी तो मैं रोज आराम से उठ सकती हूँ, सारे कामों से मुझे मुक्ति मिलेगी, आराम मिलेगा। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आर्यन और भैया के कारण मुझे भी इस घर का रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है और मुझे भी इनकी वजह से जल्दी उठना पड़ेगा। फिर ऐसे ही एक रोज रुचिता नेहा के साथ घूमने जाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करती हैं। चलो ना भाभी, उस गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं। आपको पता है वो दुनिया के नंबर 1 गोलगप्पे बनाता है। अरे नहीं रुचिता, जरा मौसम तो देखो, आसमान में काले बादल छा गए हैं, तो किसी भी पल जोरों की बारिश हो सकती है। इसीलिए हमें पहले घर जाना चाहिए। आर्यन भी ट्यूशन क्लास से आता ही होगा, और माची का भी अभी घर आने का वक्त हो गया है। ओफो भाभी, चिल करो ना आप, इसकी टेंशन उसकी टेंशन। अरे कितनी टेंशन लेती हो आप? आप एक इंसान हो, ना कि कोई रोबोट। माँ ने मुझे फोन पर ही कहा था कि वो सत्संग से रात 8 बजे तक आ जाएगी, और भैया ने तो आपको पहले ही कहा है कि वो आज रात 9 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि आज उन्हें उनके दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। हाँ रुचिता, लेकिन आर्यन का क्या? अगर मेरा आर्यन ट्यूशन से घर लौटेगा और जब घर पर कोई नहीं होगा तो वो बेचारा कहाँ पर जाएगा? ना बाबा ना, पहले घर चलते हैं। अरे 1 मिनट भाभी, आर्यन को तो आज मैं ही ट्यूशन छोड़ने गई थी, और उसके ट्यूशन टीचर ने ही कहा है कि वो आज बच्चों को देर तक रुकाने वाली है, क्योंकि वो आज बच्चों के साथ पढ़ाई के बाद फन एक्टिविटीज करने वाली है। इसीलिए आज आर्यन घर पर देर से आएगा। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। खैर, अब तो आपकी टेंशन कम हुई ना?
क्या भाभी, अब मैं थोड़ी ना बार बार आती हूँ, अभी तो आई हूँ ना। तो अब हम दोनों ननन भाभी मिलकर जमकर एंजॉय करेंगे। अब चलिए, वरना गोलगप्पे की लाइन बढ़ती ही जाएगी और हमें और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ रुचिता, जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। फिर अगले दिन जब आर्यन की छुट्टी होती है, तभी रुचिता उसके साथ घर के आंगन में क्रिकेट खेलती है और इसी चक्कर में बैटिंग करते समय बॉल सीधा पड़ोसन की खिड़की पर जा लगता है और उसकी खिड़की टूट जाती है। हे भगवान, अब किसने फोड़ी मेरी खिड़की? आर्यन, तू सुधरेगा नहीं ना? मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि यहाँ पर ये सब मत खेला कर, जाकर ग्राउंड में खेला कर ना, लेकिन नहीं, तू मेरी बात मानने से रहा। सॉरी काकी जी। अरे क्या सॉरी, हर बार गलती करता है तू और फिर सॉरी कहता रहता है। इधर है तेरी वो दादी सुलोचना। अरे ओ सुलोचना, बाहर आओ तो जरा। अरे कमला काकी, माफ कर दीजिए ना, और ये सब मेरे कारण हुआ है। क्या? हाँ काकी, मैं ही बैटिंग कर रही थी और वो बॉल आपकी खिड़की पर लग गई। मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगी, लेकिन माफ कीजिए काकी, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है पगली, तू तो यहाँ पर कितने समय बाद आई है, इसलिए तुझसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि तू तो मेरी अपनी बेटी समान ही है। बचपन में सारा सारा दिन मेरे आंगन में ही पड़ी रहती थी, इसलिए अब तुम दोनों फिक्र मत करो और आराम से खेलो, लेकिन बस मेरी खिड़कियों को मत तोड़ना। ठीक है काकी, जैसा आप कहो, और थैंक यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है, अब ये थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, अगली कही की। और हाँ काकी, मैं बाद में आऊंगी आपके घर, आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने। ठीक है बेटा, कभी भी आ जाना, ये घर भी तो तेरा ही है ना। वाओ बुआ, ये तो मैजिक हो गया। मतलब? इसका मतलब ये है कि इन खड़ूस काकी को मैंने आज तक कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा, और आज तो आपसे कांच फूटने पर भी वो कितने प्यार से बात कर रही थी, वरना अगर ये सब मुझसे होता तो आज तो वो मेरे बैंड ही बजा देती। अरे बेटा, एक टाइम था जब मैं तेरी तरह इस मोहल्ले में तबाही मचाती थी और हर कोई मेरी कंप्लेन लेकर घर आता था, लेकिन उतना ही सब मुझे प्यार भी करते थे। लेकिन अब मैं दूर छा चुकी हूँ ना, तो अब जाकर मुझे सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि इंसान की असली कीमत तो तभी पता चलती है जब वो आपसे दूर हो जाता है। मतलब कुछ नहीं, क्योंकि मतलब जानने के लिए तो बहुत छोटा है, और जब तू बड़ा हो जाएगा तब अपने आप से सब समझ जाएगा। चल, अब हम दोनों वापस खेलते हैं, वरना बारिश आ गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा और हम दोनों को ना चाहकर भी घर में बंद होकर बैठना पड़ेगा। ठीक है बुआ, चलो। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। तेरा क्या चल रहा है रुचिता? अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या? इतनी बड़ी गलती तूने कैसे कर दी? अरे क्या हुआ माँ, अब कौन सा कांड हो गया मुझसे? कांड नहीं माँ, कांड हुआ है तुझसे। अरे तू जब से यहाँ पर आई है तब से तूने जमाई सा को एक बार भी फोन नहीं किया है खुद से। वो हर रोज तुझसे बात करने की कितनी कोशिश करता है, लेकिन तू उसका फोन कहाँ उठाती है? ओह नो, मैं तो यहाँ आकर अपने प्रिय पति परमेश्वर को भूल ही गई हूँ। हे भगवान, क्या माँ आप भी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे तो लगा कि मैंने अब कौन सा महाकांड ही कर दिया है। क्यों बेटा, तुझे क्या लगा ड्रामा करना सिर्फ तुझे ही आता है? अब समझ आया क्या कि तू जब जब ऐसा ड्रामा करती है तब दूसरों पर क्या बीतती होगी? बेवकूफ कहीं की। सॉरी माँ, मैं तुरंत यश को कॉल करती हूँ। बेचारा मेरा मासूम सा पति, मैंने तो उसे ये कहा था कि वो मुझे ट्रिप पर जाकर भूल ही जाएगा, लेकिन एक मैं ही पागल हूँ
जो यहाँ पर आकर उसे पूरी तरह भूल गई हूँ। फिर रुचिता यश को कॉल करके उससे बात करती है और फिर 2 दिनों के बाद आर्यन का बर्थडे आता है और तभी उसके लिए कई सारे गिफ्ट भी आते हैं। अरे वाह, क्या बात है! इसे तो कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। जरा मैं भी देखती हूँ कि इस आर्यन के बच्चे को क्या क्या मिला है गिफ्ट में। अगर मुझे मेरे काम के लायक कुछ भी मिल गया तो मैं तो उसे अपने पास ही रख लूंगी। फिर रुचिता आर्यन के वो सारे गिफ्ट्स खुद ही खोल देती है और ये देखकर आर्यन जोर से रो पड़ता है। मेरे गिफ्ट्स, मम्मी, पापा। अरे क्या हुआ बेटा? ओ नो रुचिता, अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या? ये सारे गिफ्ट्स आर्यन के लिए आए हैं और उसके खोलने से पहले तुमने ही उसे खोल दिया। अरे तुम में थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना। बच्चा वो है कि तुम हो और आज उसका बर्थडे है, तो तुम्हें इसे खोलने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, आर्यन मुझे माफ कर दे बच्चा। मैं तो बस यूं ही तुम्हारे तोहफे देख रही थी। प्लीज बुरा मत मानो ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा तोहफे लेकर आऊंगी। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। कट्टी। इतना कहकर आर्यन रूठकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन आर्यन, रुको तो आर्यन, आई एम सॉरी बच्चा। रुचिता के इस कारनामे के कारण सभी लोग उसको गुस्से में देखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस ये सारे गिफ्ट्स देखने के लिए बहुत उत्सुक थी और कुछ भी नहीं। ये क्या है बेटा? माना कि तुम्हें गिफ्ट्स देखने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन तुमसे भी ज्यादा आर्यन की उत्सुकता थी। थोड़ा सब्र कर लेती तो क्या बिगड़ जाता तेरा। अब देख, खामखा उस बच्चे को उदास कर दिया तूने, वो भी उसके जन्मदिन के दिन पर ही। बेवकूफ कही की। माँ जी, मैं आर्यन को देख कर आती हूँ। नहीं भाभी, आप मत जाइए। मेरी वजह से ही आर्यन दुखी हुआ है, तो उसे मनाने भी मैं ही चाहूंगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे मना कर ही रहूंगी। देखना आप। नहीं रुचिता, तू उसके पास नहीं जाएगी। पहले ही वो तेरे कारण कितना रोया है। कहीं तेरी शक्ल देखकर उसे और गुस्सा ना आ जाए। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे लेकिन रुचिता सुलोचना की कोई बात नहीं सुनती और वो आर्यन के पास चली जाती है। आप यहाँ पर क्यों आई हो बुआ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सारे गिफ्ट खोल दिए ना आपने मेरे, अब वो सब आप ही रख लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब, और चली जाओ आप यहाँ से। ओफो आर्यन, सॉरी ना बाबा। बुआ तो बस ये देखना चाहती थी कि आपको गिफ्ट में क्या क्या मिला है, क्योंकि बुआ का गिफ्ट तो उससे भी ज्यादा स्पेशल है। मतलब ये है कि बुआ आपको एक नई साइकिल खरीद कर देने वाली है, वो भी सेम टू सेम उस कार्टून जैसी, जो तुम्हें बहुत पसंद है। वाह बुआ, सच में? हाँ बाबा। अब चलो, ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे तुम तो सबके राजा बेटा हो ना। तो चलो, बुआ को एक टाइट और प्यारी सी छप्पी दे दो। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हे भगवान, इतना ठेठ लड़का है ये, मान भी नहीं रहा। अभी अभी इतना खुश हुआ था और अब वापस गुस्सा हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे नहीं मनाया तो बाहर से भी लोग मुझ पर और बरसेंगे। जाओ बुआ यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब मैं इस कमरे से ही नहीं, बल्कि इस घर से ही चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो सब मुझसे कितना नाराज है। मैंने एक गलती क्या कर दी, उसके बदले में तुम मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो। ठीक है आर्यन, जा रही है तुम्हारी बुआ। बाय। क्या? नहीं, रुक जाओ बुआ, आप इस घर से मत जाओ। अरे अगर आप यहाँ से चली गई तो मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलेगा, और मेरे साथ कार्टून मूवीज और वीडियो गेम कौन खेलेगा? इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया बुआ, और पूरी तरह नहीं,
पूरी तरह तो मैं तभी माफ करूंगा जब आप मुझे नई साइकिल दिलाओगी। बातें तो ये ऐसी कर रहा है जैसे कि ये मेरा बड़ा भाई हो। ठीक है बच्चा, मेरे लड्डू मेरे पेड़े, मैं तुम्हें कल की कल ही साइकिल दिला दूंगी। ठीक है ना? अब तो आप नाराज नहीं हो ना? नहीं बुआ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह आर्यन का गुस्सा शांत हो जाता है और रुचिता कमरे से बाहर आती है और वो सबको सच्चाई बता देती है। तो क्या पागल हो गई है क्या? इस तरह से साइकिल का लालच देकर कौन मनाता है भला? वो तो बच्चा है, लेकिन तू तो बड़ी है ना। रुचिता, अरे माना कि हम आर्यन को लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो पहले से ही उसके बर्थडे पर कितने सारे गिफ्ट आ गए हैं, यहाँ तक कि मैंने भी उसके लिए कितनी सारी चीजें खरीदी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लड़का बिगड़ जाएगा। जानती हूँ माँ, लेकिन मैं भी और क्या करती। मुझे बस आर्यन को खुश करना था और उसके चेहरे पर उदासी देखी नहीं जा रही थी मुझसे, और इसीलिए मैंने उसे बोल दिया। अरे तूने तो उसे बोल दिया, लेकिन अब तुझे वो साइकिल खरीद कर भी देनी पड़ेगी। जरूर दिलाऊंगी माँ, वो भी कल के कल ही दिलाऊंगी। फिर अगले दिन रुचिता आर्यन के लिए नई साइकिल लेनी चाहती है, लेकिन वहां पर पेमेंट करते समय वो राजीव को कॉल करती है। बोलो रुचिता, क्या हुआ? भैया, वो दरअसल मेरे बैंक का सर्वर डाउन हो गया है, इसीलिए मैं साइकिल की शॉप पर पैसे पे ही नहीं कर पा रही, और मेरे पास तो केवल ऑनलाइन ही पैसे हैं, कैश तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए क्या आप अभी के लिए साइकिल के पैसे भर सकते हो क्या? जब बैंक का सर्वर ठीक हो जाएगा तब मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगी भैया। ठीक है रुचिता, कितने भरने हैं पैसे? 8,000 रुपए। क्या? अरे लेकिन इतनी महंगी साइकिल तुम क्यों दिला रही हो आर्यन को? देखो रुचिता, उसके पास पहले से ही एक साइकिल है जो कि काफी अच्छी कंडीशन में है, और वो साइकिल भी उसे बहुत पसंद है। जानती हूँ भैया, लेकिन अब तो मैंने उसे वादा किया है ना, तो मुझे उसे साइकिल दिलानी ही पड़ेगी। और ये साइकिल उसने एक कार्टून में देखी थी, और तभी उसने मुझे कहा था कि उसे ऐसी ही एक साइकिल चाहिए, और इसीलिए मैं उसे दिला रही हूँ भैया। ठीक है रुचिता, स्कैनर भेजो मुझे, फिर मैं वो पैसे ऑनलाइन भर दूंगा। ठीक है भैया, अभी भेजती हूँ मैं। इस तरह से राजीव ऑनलाइन पैसे भर देता है और रुचिता घर पर साइकिल लेकर आती है। फिर अगले दिन। अरे राजीव, रुचिता ने तुम्हें पैसे दिए कि नहीं? नहीं नेहा, अभी तक उसने नहीं दिए पैसे। कमाल है। अरे बैंक का सर्वर इतना थोड़ी ना डाउन रह सकता है, और अब तो 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। मुझे तो लगता है कि उसकी नीयत ही नहीं है पैसे देने की, क्योंकि अगर होती ना तो वो अब तक तो पक्का दे देती। ऐसी बात नहीं है नेहा। खैर जाने दो, साइकिल तो हमारे बच्चे के लिए ही आई है ना, थोड़ी ना वो पैसे किसी और पर खर्च हुए हैं। मगर फिर भी राजीव, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे कभी कभी रुचिता का स्वभाव बहुत खटकने लगता है। जाने दो नेहा, कुछ बातों को नजरअंदाज करना ही सही होता है, क्योंकि तुम अगर उस छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगी तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब रुचिता तो छोटी है, ना समझे, लेकिन वक्त के साथ उसमें भी सुधार जरूर आ जाएगा। ऐसा नहीं है राजीव, वो तो बस दिखाती है कि वो ना समझे, लेकिन गांव भर की अकल है उसमें। खैर छोड़ो वो सब, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही एक रोज रुचिता बारिश में भीगकर सीधे सोफे पर बैठ जाती है, और ये देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। ये तुमने क्या कर दिया रुचिता? मैंने आज सुबह ही पूरे घर की सफाई की थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है, लेकिन तुमने तो सारा सोफा खराब कर दिया। ओह नो, आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे लगा कि। अरे क्या लगा तुम्हें? ये तो बेसिक मैनर्स है। अरे तुम अपने घर पर भी ऐसे ही करती हो क्या? अगर तुम बारिश में भीग कर आती हो तो सीधे बाथरूम में जाओ ना, यहाँ सोफे पर बैठने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
सच में रुचिता, कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और तभी वहां पर सुलोचना आती है। अब खड़ी क्या है, जाकर कपड़े बदल ले, और इस सोफे का कवर भी तू ही बदलेगी, और उसके बाद ये जो कवर गीला किया है उसे भी तुझे ही धोना होगा। क्या खूब मत कर और जा, वरना तू अगर यहाँ पर ऐसे ही रही तो ठंड के मारे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ मैं। फिर रात के समय रुचिता लाउड म्यूजिक लगाकर अपने कमरे में नाच रही होती है, जिसकी आवाज के कारण बाकी के लोग सो ही नहीं पाते। फिर सुलोचना जाकर रुचिता के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ओ नालायक लड़की, दरवाजा खोल। इतनी तेज आवाज कर रखी है कि इसे दरवाजे की खटखटाहट भी सुनाई नहीं दे रही। फिर 2 मिनट के बाद जब रुचिता को सुलोचना की आवाज सुनाई देती है, तब वो दरवाजा खोल देती है। अरे क्या हुआ माँ, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? चलो अब आप यहाँ पर आ ही गई हो तो मेरे साथ मेरी सोलो पार्टी ज्वाइन करो। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा माँ। अरे चुप हो जा गधेड़ी, कब से लाउड स्पीकर लगाकर यहाँ डिस्को डांस कर रही है तू? देख रुचिता, ये कोई तेरा घर नहीं है जहाँ पर सिर्फ तू और तेरा पति ही रहता है। अरे इस घर के लोग रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं। आर्यन को स्कूल जाना होता है, राजीव को भी दफ्तर जाना होता है, और बहू तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक पूरा दिन काम पे काम ही करती रहती है। तेरे इस घर में कोई खाली नहीं बैठता। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ मत बोल। अगर तुझे ये सब करना है तो दिन में किया करना। पता नहीं रात को भूतनी बनकर नाचने में तुझे क्या मजा आता है। इसलिए अब ये नाटक बंद कर और बाकी के लोगों को सोने दे। और अगर इतना नाचने के बाद भी तेरा शौक पूरा नहीं हुआ है तो दिन में चाहे जितना मर्जी नाच लेना, लेकिन रात में नहीं। ठीक है माँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं अभी म्यूजिक बंद कर देती हूँ और हेडफोन लगा लेती हूँ। हेडफोन लगा या बेडफोन लगा, मुझे उससे क्या करना है, लेकिन हमें शांति से सोने दे। और तू भी जल्दी सो जा। अगर तू कल को देर से उठी तो देख लेना। हाँ ठीक है माँ, गुड नाइट। हाँ, शुभ रात्रि। इतना कहकर सुलोचना वहां से चली जाती है। यहाँ के तौर तरीके तो कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। मैं तो यहाँ पर छुट्टियां मनाने आई हूँ, लेकिन यहाँ का हाव भाव देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि मैं तो किसी स्कूल में आई हूँ। जल्दी सो, जल्दी उठो, ये करो और वो करो। फिर अगले दिन, अरे बहू, रुचिता कहाँ पर है? उसे नाश्ता नहीं करना क्या? उठेगी तब करेगी ना माँ जी। मैं गई थी उसके कमरे में, लेकिन वो तो खराटे मारते हुए मस्त सो रही है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। तभी वहां पर रुचिता आती है। अरे उठ गई हूँ मैं माँ, और देखो टाइम से ही उठ गई हूँ, और नाश्ता करने के लिए भी मैं समय पर ही आई हूँ। इसीलिए डोंट वरी, सुबह सुबह आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पगलेट, तू तो बिस्तर से उठकर सीधा नाश्ता करने आई है। नहाएगा कौन? अरे तू शादी करके सच में अपने ससुराल ही गई थी ना, या फिर किसी पागल खाने गई थी? क्योंकि ये तेरी पागलों वाली हरकतें देखकर तो मुझे तुझ पर शक होता है। और ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैंने फेस वॉश और ब्रश दोनों भी किया है, और इसीलिए मैं नाश्ता करने आई हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर तक मैं चिल करूंगी, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी। और आज तो मेरी सहेलियां भी आने वाली हैं, तो मैं तो मस्त उनके साथ घूमने जाने वाली हूँ। लेकिन रुचिता, तुम्हें यहाँ पर नहाकर आना चाहिए था ना। अच्छा हुआ कि आर्यन स्कूल जा चुका है, क्योंकि वो अगर ये सब देखेगा तो कल को वो भी यही सीखेगा। देखो, हमें कभी भी नहा धोकर ही नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि कल की गंदगी लेकर हम दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। ओफो भाभी, ये सब आप क्या कह रही हो? आप तो सच में कुछ ज्यादा ही सोचती हो। अरे ये कुछ ज्यादा नहीं सोच रही, बल्कि सही बोल रही है।
अरे तुझे तो मैंने कितनी तमीज सिखाई थी, लेकिन शादी के बाद तू वो सब भूल गई है क्या? क्योंकि वहां पर तेरे सास ससुर नहीं रहते और इसीलिए घर में बड़ों का खौफ होना बहुत जरूरी होता है, वरना छोटे तो इसी प्रकार से बिगड़ जाते हैं, जैसे कि तू बिगड़ गई है। अरे माँ, आप कुछ भी बोल रही हो। मैं बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी हूँ और आप चाहो तो ये बात अपने दामाद से पूछ सकते हो। मैं अपना घर एकदम चकाचक रखती हूँ। रोज सुबह जल्दी उठकर यश का टिफिन भी बनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। ए ना? अरे नहीं माँ, वो देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरे सामने ज्यादा सयानी मत बन। अपनी गलती का स्वीकार कर और उसे सुधारने पे ध्यान दे। अब जा, जल्दी से नहा ले और अच्छे से तैयार होकर आ जा। फिर उसके बाद ही नाश्ता करना, समझी कि नहीं? लेकिन माँ, इन छोले भटूरे की खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है। माँ, प्लीज अभी के लिए खाने दो ना मुझे। मैं कल से पक्का नहा कर आऊंगी। प्लीज माँ। नहीं मिलेगा तुझे खाने को। पहले जाकर नहा कर आ। जा अब। ठीक है माँ। अब रुचिता को ना चाहकर भी नहाना ही पड़ता है और उसके बाद ही वो नाश्ता कर पाती है। ऐसे ही दोपहर में जब रुचिता टीवी देख रही होती है, तभी उसे गांव से अपनी सास वसुंधरा का फोन आता है। अरे बहू, कैसी है तू? बड़े दिन हो गए, तूने तो हमें फोन ही नहीं किया। मायके जाकर तो तू हमें भूल ही गई है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको और पापा जी को हर रोज याद करती हूँ और मुझे तो आप दोनों की बहुत चिंता भी लगी रहती है। और आज सुबह ही मैं अपने माँ से बात कर रही थी कि कैसे इस उम्र में भी आप दोनों गांव में दुकान संभालते हो, साथ ही साथ आप खेती बाड़ी भी करते हो। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। वैसे तेरे मायके में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब बढ़िया है। लेकिन एक मिनट हाँ माँ जी, लगता है माँ गिर गई है। मैं अभी आती हूँ। हे राम, जा बहू, जल्दी देख उन्हें। इतना कहकर रुचिता कॉल कट कर देती है। अच्छा हुआ जो मैंने झूठ बोलकर कॉल कट कर दिया, वरना ये बुढ़िया तो अगले 2 घंटों तक मेरा सिर खाती रहती। वाह जी वाह, अपनी सास से बात करने का छुटकारा पाने के लिए तूने माँ को गिरा दिया। माँ, वो अरे बेशरम लड़की, कोई अपनी ही सास से इस तरह से बात करता है क्या? वसुंधरा बहन तो तुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार देती है और तू उनके साथ इस तरह से पेश आती है। माँ यार, मेरी सास मेरा बहुत दिमाग खाती रहती है। आप नहीं जानती उन्हें। अगर वापस तूने मुझे ये यार कहकर पुकारा तो देख। सॉरी ना माँ, लेकिन मैं भी और क्या करती भला। एक तो मेरा फेवरेट टीवी शो लगा है और इसमें मैं अगर माँ जी के साथ बात करने बैठती तो ये टीवी शो तो खत्म हो जाता ना। ऊपर से इस शो का रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं होता। वो चाहे जो भी हो, लेकिन तुझे अपनी सास के साथ बात करनी ही पड़ेगी। अरे तूने तो आज उनसे झूठ बोला है और मुझसे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और ये बात तो तू अच्छे से जानती है। अब तेरा ये टीवी शो गया तेल लेने। चल, अब वसुंधरा बहन जी को फोन लगा और कह दे उनसे कि मैं गिरी नहीं थी, बस तुझे लगा कि मैं गिर गई हूँ और आगे बातचीत जारी रख। क्या? अरे तू फिर से क्या कू करने लगी? कितना बोला है उतना ही कर। चल, अब जल्दी फोन लगा। वो बेचारी तुझसे इतनी आस लगाकर बात करती है। अरे उन्हें भी वहां पर कौन है बात करने के लिए? अपने मन के विचार वो कहां पर व्यक्त करेगी? उससे ही करेगी ना। जरा उनके बारे में भी सोच। 2 घंटे तो 2 घंटे, लेकिन आज तो तुझे उनसे बात करनी ही होगी। अरे यार, अब रुचिता अपना सर पकड़ लेती है। दिन गुजरते जाते हैं और अब रुचिता के मायके वाले उससे और भी परेशान होने लगते हैं। पता नहीं माँ जी, ये सारे रसगुल्ले कहाँ पर चले गए? मिल ही नहीं रहे मुझे। देख नेहा, जो भी है सच सच बता। तूने वाकई में वो रसगुल्ले बनाए थे ना?
या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही है? अरे मैंने तो तुझे कल ही बोला था कि आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं और उन सब ने खास करके तेरे हाथों के बने रसगुल्ले खाने की इच्छा की थी। हाँ माँ जी, जानती हूँ मैं। और मैंने वाकई में रसगुल्ले बनाए थे और उसे एक डब्बे में भर के रखे थे, लेकिन वो डब्बा मुझे मिल ही नहीं रहा माँ जी। अरे तो फिर सारे रसगुल्ले अपने आप गायब हो गए क्या? या फिर कोई भूत आया था जो वो सारे रसगुल्ले खा गया? अरे कैसी फालतू की बातें करती है तू, जरा सोच समझ कर बोल। तभी वहां पर रुचिता आती है और उसके हाथ में रसगुल्ले का डब्बा होता है। अरे रुचिता, ये डब्बा तुम्हारे पास कैसे आया? वो भाभी, आज मैं और मेरी सारी पुरानी सहेलियां इधर पार्क में ही मिले थे और हमने एक छोटी सी पिकनिक की थी। हमने तय किया था कि हम सब अपने अपने घर से कुछ खाने के लिए लेकर जाएंगे और तभी मैंने देखा कि आपने रसगुल्ले बनाए हैं, इसीलिए मैं ये पूरा डब्बा लेकर गई। हे भगवान, ये तुम क्या करती रहती हो रुचिता? ले जाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता ना तुमने। ये लड़की तो गधेड़ी की गधेड़ी ही रहेगी, पता नहीं इसमें कब अक्ल आएगी। ओफो माँ, अब आपको क्या हुआ है? फिर सुलोचना रुचिता को पूरी बात बताती है। ओ तेरी, मुझे पता नहीं था माँ। वो मुझे ये लगा कि आपने ये रसगुल्ले घर के लिए बनाए हैं और इसीलिए मैं लेकर गई। क्या तुम भी रुचिता? अगर ये रसगुल्ले घर के लिए भी बने होते तो इस तरह से मुंह उठाकर सारे के सारे रसगुल्ले कौन लेकर जाता है? सच बात तो ये है कि तुम में तो जरा सी भी कॉमन सेंस नहीं है। अरे तेरी जगह पर अगर आर्यन होता ना तो वो भी हमसे पूछ लेता, लेकिन तूने तो पूछने का भी कष्ट नहीं उठाया। खैर, अब पूरे गांव में बांट कर जो आई है तो तुझसे बात करके भी कोई फायदा नहीं है। सॉरी माँ, सॉरी भाभी, लेकिन मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस यही तो आता है तुझे, सॉरी बोलो और चलते बनो, लेकिन कभी सुधरो मत। ऐसे ही 2 दिनों के बाद रुचिता को वसुंधरा का कॉल आता है। हे भगवान, उस दिन तो बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था इस पुड़िया से मेरा, और अब ये फिर से कान खाने के लिए मुझे कॉल कर रही है। खैर, कॉल तो उठाना ही पड़ेगा, वरना अगर यहाँ पर माँ आ गई तो वो फिर से मेरे बैंड बजा देगी। हाँ माँ जी, बोलिए ना। हाँ हाँ, सब ठीक। अभी खाना खाया मैंने, आपने खाया कि नहीं? हाँ बहू, मेरा भी खाना हो गया है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं शहर ही रहने चली आती हूँ। क्या? मेरा मतलब, क्या कह रही हो आप माँ जी? ये तो आपने बहुत बढ़िया विचार किया है। हाँ बहू, अब यहाँ के तो सारे काम ठीक से हो रहे हैं और इसके चलते तेरे बाबूजी और मैं दोनों निश्चिंत होकर शहर आ सकते हैं। उसी बहाने तेरे और मुन्ना के साथ भी अच्छा सा समय बिता पाएंगे। गांव में रहकर तो तुम दोनों की बहुत याद आती है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, लेकिन अब यहाँ की हालत भी इतने ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप और बाबूजी सीधे तभी आ जाना जब यश अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटेगा। हालत ठीक नहीं है मतलब, घर में तो सब ठीक है ना बहू? नहीं ना माँ जी, वो दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भाभी को भी ऊपर से आर्यन के एग्जाम और फिर बाकी कामों का भी बोझ हो रहा है, इसीलिए इस वक्त मेरा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है माँ जी। आई होप कि आप मेरी बात समझ रही हो। अरे हाँ बहू, बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन यूं अचानक से सुलोचना बहन को क्या हो गया? वो 2 दिन पहले उन्होंने बाहर का खाना खा लिया था और तब से उन्हें उल्टी, बुखार, पेट दर्द सब होने लगा है। फिर हमने माँ का ब्लड टेस्ट करवाया और तभी पता चला हमें कि उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। हे राम, लेकिन सुलोचना बहन तो बाहर का खाने के एकदम खिलाफ थी ना, तो फिर अचानक से उन्होंने बाहर का कैसे खा लिया? खैर, वो जो भी हो, तू अपनी माँ और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख। मैं तुझे बाद में फोन करूंगी, ठीक है ना बहू? हाँ माँ जी, आप भी अपना और बाबूजी का ध्यान रखिएगा।
फिर बाद में जब रुचिता हॉल में टीवी देख रही होती है, तभी ये देखो, 5 साल की बच्ची बनकर टीवी पर कार्टून देख रही है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ माँ? मुझे तो आज भी कार्टून देखना बहुत पसंद है। अरे चुप बैठ और छोड़ ये सब और जाकर छत की सफाई कर। क्या माँ? बारिश के मौसम में छत की सफाई कौन करता है भला? अरे जब बारिश आएगी तब अपने आप सब धुल जाएगा। अरे वो बारिश जब आएगी तब देखा जाएगा। अब हम उसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए जाकर तो छत की सफाई कर। नहीं माँ, कल मैं सारा दिन घूम ही रही थी और जिस कारण मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। प्लीज माँ, मुझे यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करने दो ना। अरे और कितना आराम करेगी तू? चल ठीक है, तुझे कहीं जाने का कष्ट नहीं लेना है ना, तो फिर तू एक काम कर, ये सबके धुले हुए कपड़े हैं, तो तू इन्हें घड़ी करके रख दे। क्या? इतने सारे कपड़े? अरे घर में तो हम बस 5 ही लोग हैं, तो ये इतने सारे कपड़े कैसे हो गए माँ? अब है तो है, और अब ये मत कहना कि अब तेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है। 1 घंटा भी लगाएगी ना तो भी चलेगा, आराम से घड़ी करके रख दे। ठीक है माँ। अब रुचिता के पास उन कपड़ों को घड़ी करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और अब इसी तरह सुलोचना और नेहा किसी ना किसी तरह रुचिता से काम करवाने लगती हैं। फिर एक दिन, हाँ यार, और तुझे पता है, मेरे पास वो पिंक वाली हुडी थी और वो भी मैंने उसे दे दी, लेकिन फिर भी उसने मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। बहुत बुरी थी वो, पता नहीं कहाँ चली गई। इसे तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर बस अपनी सहेलियों के साथ फोन पर फालतू की बकवास करने दे दो इसे, और कुछ भी नहीं आता। अभी इसे काम पर लगाती हूँ। अरे रुचिता, जरा सुनो तो। हाँ बोलो ना भाभी, क्या हुआ? दरअसल मेरा ना बहुत सारा काम बाकी है, और कल आर्यन की मैथ्स टेस्ट भी है, तो तुम प्लीज उसे पढ़ा दो ना। आज तो उसकी ट्यूशन टीचर भी नहीं आई है, 2 दिन के लिए वो बाहर गाँव गई है, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी आर्यन को। आप टेंशन फ्री रहिए और अपना काम निपटा लीजिए। ठीक है रुचिता, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाभी। अब रुचिता आर्यन को पढ़ाने जाती है। चलो आर्यन, अब मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर समझा दिया है, तो अब तुम कर लो अपनी तरफ से। ओके बुआ। अरे किधर भागी जा रही है तू? यहीं पर बैठ। पर माँ, मैंने तो इसे समझा दिया है ना, तो ये खुद से कर लेगा ना। समझा दिया मतलब? अरे ये क्या कोई 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का है क्या? देख रुचिता, तू तो इसके पास ही बैठेगी, और जब तक इसे सब सही से समझ नहीं आता तब तक तू यहाँ से जरा भी नहीं हिलेगी। पर माँ, क्या अभी? फिर अगले दिन, क्या बीवी साहिबा, तुम तो इस बात को भूल ही गई हो कि तुम्हारा इस दुनिया में एक पति भी है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज का रिप्लाई। अरे नहीं यश, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरी बिजनेस ट्रिप एक्सटेंड हो चुकी है, इसीलिए आने में मुझे एक्स्ट्रा के 20 दिन लग जाएंगे। क्या? इसका मतलब 1 और महीना? हाँ रुचिता, एक्चुअली हमने जो प्लानिंग की थी सब कुछ उसके अनुसार नहीं हो पाया। दरअसल हैदराबाद में अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, जिस कारण हमें वहीं पर 1 हफ्ता बिताना पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है यश, तुम बस अपना ध्यान रखो। हाँ रुचिता, तुम भी अपना ध्यान रखो। वैसे मैं तो कहता हूँ कि तुम गाँव ही चली जाओ ना। माँ और बाबूजी भी कह रहे थे कि उन्हें शहर आने की बहुत इच्छा है, तो तुम ही चली जाओ ना वहां पर। फिर जब मैं वापस आऊंगा तब मैं सीधे गाँव ही आ जाऊंगा, फिर हम सब साथ मिलकर शहर आएंगे। अरे नहीं यश, मैं तो अब कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, मुझे तो यहाँ मायके में ही रहना पड़ेगा। लेकिन क्यों रुचिता, अब और कितने दिन रुकोगी वहां पर? और इतने दिन भी कोई मायके में रहता है क्या? ऐसी बात नहीं है यश,
वो दरअसल माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसीलिए मेरा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या हुआ है उन्हें? फिर रुचिता यश को वही झूठ कहती है जो उसने वसुंधरा को कहा होता है। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो? और अब कैसी है माँ जी? आराम तो है ना? हाँ बाबा, अब पहले से काफी आराम है, पर फिर भी डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। एक काम करो, माँ जी को फोन दे दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे नहीं यश, वो माँ अभी ज्यादातर सोती ही रहती है। वो क्या है ना, दवाई के असर के कारण उन्हें बहुत नींद आती है, तो वो जब भी उठेगी तब मैं खुद ही तुम्हें कॉल कर दूंगी, लेकिन तुम उन्हें कॉल मत करना हो। अच्छा ठीक है बाबा, वो जो भी हो, बस ध्यान रखो माँ जी का, और कुछ भी रहे तो मुझे कॉल करना, फिर चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं तुम्हारा कॉल जरूर उठाऊंगा। ठीक है यश, चलो अब मैं रखती हूँ, आर्यन को ट्यूशन छोड़ने जाना है मुझे। इतना कहकर रुचिता कॉल कट कर देती है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि यश और भी लेट आ रहा है, इसी बहाने मैं यहाँ पर और दिन रुक पाऊंगी, वरना एक बार अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो वहां पर वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी भी आ जाएंगे और फिर मुझे दिन रात नौकरानी बनकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तभी वहां पर सुलोचना आती है। अरे पगला गई है क्या? ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही है तू? नहीं तो माँ, मैं तो बस कुछ वो याद कर रही थी। अच्छा, अब चल मेरे साथ मार्केट चल तू, मुझे सब्जी और थोड़ा बहुत घर का सामान भी लेना है। हाँ तो आप अकेली ही चली जाओ ना माँ, वहां पर मैं आपके साथ आकर क्या करूंगी भला? ठेला पकड़ेगी तू? क्या? हाँ, क्योंकि आज मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और आज तो मुझे ढेर सारा सामान भी लाना है। सेल जो लगी है मार्केट में, इसीलिए तुझे मेरे साथ तो चलना ही होगा। फिर सुलोचना रुचिता को अपने साथ लेकर जाती है और वो वहां पर ढेर सारे थैले पकड़ती है, जिस कारण रुचिता की मानो हालत ही खराब हो जाती है। अब रुचिता को उस घर में मानो कोई भाव ही नहीं देता, क्योंकि सब एक प्रकार से उससे ऊब चुके थे। फिर एक दिन, अरे ये क्या, आप सब तो यहाँ पर मस्त कचौरिया और आइसक्रीम खा रहे हो, ऊपर से मैच भी देख रहे हो, खाना कौन खाएगा फिर? और भाभी, खाना लगा दो ना मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। हम सब ने तो खाना खा लिया है रुचिता, अब तुम रसोई में जाकर खुद ही ले लो अपना खाना। और हाँ, लाल वाले बाउल में जो चटनी रखी है उसे मत लेना, वो चटनी मुझे कल आर्यन और राजीव को टिफिन में देनी है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप सब ने मुझे बुलाया क्यों नहीं खाने पर? अकेले अकेले ही खा लिया सारा खाना। हाँ हाँ, अब यही काम रह गया है हमारा, रोज रोज तुझे खाने के लिए आवाज लगाते रहे। अरे तुझे अच्छे से पता है कि हम किस वक्त खाना खाते हैं, लेकिन तू तो अपनी फोन में ही घुसी रहती है और अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती है। लेकिन माँ, अरे बस भी करो अब रुचिता, मुझे शांति से मैच देखने दो। फिर रुचिता चुपचाप अपना खाना लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी अजीब लोग हैं। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस काम के प्रेशर से राहत चाहिए। वैसे यहाँ रहते हुए मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आ रही हैं, यहाँ के तौर तरीके, छोटे मोटे काम, रोक टोक, लेकिन कोई बात नहीं, वहां ससुराल जाकर काम करने से अच्छा तो यहाँ पर रहना है। और एक बार के लिए तो मैं ये सब सह भी लूंगी, लेकिन ससुराल जाकर अपनी सास ससुर की सेवा कभी नहीं करूंगी। फिर अगले दिन जब रुचिता सोई होती है, तभी वहां पर नेहा आती है। ये भगवान, कब से मैडम का फोन बज रहा है, लेकिन ये लड़की तो इतनी गहरी नींद में है कि इसे आवाज तक सुनाई नहीं दे रही, मानो जैसे रात भर चपरासी की ड्यूटी करके आई हो। लेकिन ये कॉल तो यश का है, मैं ही उठा लेती हूँ और बताती हूँ उसे कि कैसे ये यहाँ कुंभकर्ण की तरह सोई पड़ी है। फिर नेहा यश का कॉल उठा लेती है। अब बोलो यश, कैसे हो तुम?
अरे भाभी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वो एक्चुअली तुम्हारी बीवी सो रही है, इसीलिए मैंने ही उठा लिया कॉल। अच्छा, वैसे मैंने तो रुचिता को माँ की तबीयत के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। अब कैसी है उनकी तबीयत? माँ जी की तबीयत? मतलब माँ तो एकदम ठीक है। क्या? लेकिन रुचिता ने तो ये कहा था कि माँ को पेट में इन्फेक्शन हो गया है। क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यश। ये आप क्या कह रही हो भाभी? इसका मतलब रुचिता ने मुझसे झूठ कहा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? यश भी अब काफी हैरान रह जाता है। ये आप क्या कह रहे हो? और वो आपसे झूठ क्यों बोलेगी भला? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हो यश। वो मुझे उस दिन रुचिता ने कहा था कि माँ जी को। इससे पहले कि यश कुछ और कहता, रुचिता के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और उनकी बात वही रुक जाती है। हेलो भाभी। हेलो। ओफो, शायद उनका फोन बंद हो गया। पता नहीं यश क्या बोल रहा था। माँ को पेट में इन्फेक्शन? मुझे इस बारे में रुचिता से बात करनी पड़ेगी। उठने दो उसे, फिर बताती हूँ मैं उसे। फिर बाद में जब रुचिता सोकर उठती है, तभी नेहा उससे इस विषय पर बातचीत करती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? भाभी और यश के सामने तो सारा सच आ चुका है। अरे दही जमानी है तो कटोरे में जमाना, अपने मुंह में क्यों जमा बेटी है? अब कुछ बोलेगी भी? नेहा कुछ पूछ रही है तुझसे। क्या कहा था तूने जमाईसा को? हाँ रुचिता, यश कह रहा था कि माँ को पेट में इन्फेक्शन हुआ है। हाँ जानती हूँ भाभी, मैंने ही उसे ऐसा कहा था। लेकिन उस बुद्धू ने पूरी बात सुनी ही नहीं होगी ठीक से। काम में ध्यान होगा ना उसका, शायद इसीलिए उसने गलत सुना होगा। यूं पहेलियां मत बनाओ रुचिता, पूरी बात बताओ कि आखिर तुमने उसे क्या बताया है। अरे भाभी, अब इसमें कैसी पहेली भला? आप लोग ना खामखा बात को बढ़ा रहे हो। वो दरअसल 3 दिन पहले जब रात में अचानक से माँ को पेट में दर्द हो रहा था, तभी मुझे यश का कॉल आया था और उसी दौरान मैंने उसे कह दिया कि माँ को पेट में काफी दर्द हो रहा है और अगर ये दर्द नहीं रुका तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि आजकल पेट में सबको बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। बारिश के दिन चल रहे हैं ना, खाने में भी कुछ भी आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाभी, ऊपर से मैंने उसे ये भी कह दिया था कि हमारी पड़ोस की रचना काकी को पेट में इन्फेक्शन हो गया है और इन सब बातों में उसे यही लगा होगा कि माँ को इन्फेक्शन हुआ है। उसने ठीक से मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं होगी और गलत फहमी के कारण उसके मुंह से ऐसा निकल गया। लेकिन अब तो आप समझ गए ना? हाँ रुचिता, हम समझ गए। अरे तू ही बेवकूफ है। जो भी उसे कहना था वो ठीक से कहती ना तू। यहाँ मैं अच्छी भली हूँ और वो वहां पर मुझे इन्फेक्शन हुआ है ऐसा बोल रहा है। और अगर कुछ भी ना होते हुए मुझे अगर कुछ हो गया तब क्या करूंगी मैं? सॉरी माँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और तेरी ये सॉरी, थक गई हूं मैं तुझे समझा समझा कर। बेवकूफ कहीं की। हे भगवान, यहाँ तो मैंने इन दोनों को संभाल लिया और इनका शक यही मिट गया। लेकिन अब मुझे अपने पति को भी बोतल में उतारना है और उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर जब रुचिता यश को कॉल करती है तभी, अच्छा हुआ जो तुमने कॉल किया। अब तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? नेहा भाभी तो ये कह रही थी कि माँ जी बिल्कुल ठीक है और तुम बोल रही हो कि उनकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हारा मायके में रहना बेहद जरूरी है। अरे हाँ बाबा, सब बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन पहले मुझे बात तो करने दो। दरअसल टेंशन और काम के चक्कर में मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि भाभी अपने मायके गई थी, क्योंकि उनके कजिन की शादी थी और उसी बीच माँ की भी तबीयत बिगड़ी थी। और भाभी तो आज आई है ना, और आते ही उन्होंने तुमसे बात कर ली, इसीलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं था
लेकिन अब हमने उन्हें सब बता दिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन तुम लोगों ने भाभी को कुछ भी क्यों नहीं बताया? वो माँ ने ही मना किया था बाबा, क्योंकि वो अगर माँ की तबीयत के बारे में सुनती तो वहाँ के सारे फंक्शन वगैरह छोड़कर भागी दौड़ी आ जाती। इसीलिए हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब सब कुछ एकदम ठीक है। बस माँ कह रही है कि तू यहाँ पर और थोड़े दिन रुक जा, और जब जमाईसा आएंगे तभी चली जाना। अब उन्हें मेरे होने से और अच्छा लग रहा है। कह रही थी कि घर में एक अलग ही रौनक बनी रहती है। चलो, अच्छा है कि माँ जी की तबीयत अब ठीक है और तुम भी थोड़े दिन और रुक जाओ। वैसे भी अब तो बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर उसके बाद मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। हाँ यश, जल्दी आना। इस तरह से रुचिता जैसे तैसे सारा मामला संभाल लेती है। समय यूं ही गुजरता जाता है और ऐसे ही एक रोज, अरे भाभी, आप कहाँ पर जा रही हो? वो भी इतना बड़ा बैग लेकर? मैं मायके जा रही हूँ रुचिता। क्या? लेकिन आप अगर मायके जाओगी तो यहाँ पर सब कुछ कौन संभालेगा? तू है ना, तो तू ही सब कुछ संभालेगी। क्या? हाँ, नेहा की बहन की सगाई है, इसीलिए 2 दिनों के लिए वो मायके जा रही है। और अब तू भी यहाँ पर है, इसीलिए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जैसे तैसे करके तू सारे काम तो संभाल ही लेगी। लेकिन माँ, मैं अकेले आप सबको कैसे संभालूंगी? देखो रुचिता, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी ना, बस तब तक संभाल लेना। वैसे माँ जी तो यहीं पर है, तो वो तुम्हें सब कुछ बताया करेगी, तो तुम भी उनके हिसाब से कर लेना। चलिए माँ जी, आती हूँ मैं। बाय बाय रुचिता। फिर नेहा अपने मायके चली जाती है और अब रुचिता को ना चाहकर भी घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। मेरी किस्मत भी किसी ड्रामा से कम नहीं है। जो झूठ मैंने एक नाटक के तौर पर इस्तेमाल किया, वही असल में हो गया। भाभी तो अब सच में 2 दिनों के लिए अपने मायके चली गई, वो भी अपनी बहन की सगाई के लिए। सच कहते हैं लोग कि जो बात हम बार बार बोलते हैं वही असल में होती है। इसीलिए हमें हर वक्त अच्छा ही बोलना चाहिए। खैर, अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा काम तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। अरे क्या बड़बड़ किए जा रही है तू? कुछ भी तो नहीं माँ, मैं तो बस काम ही कर रही हूँ। आप ये बताओ कि मसालों का डब्बा कहाँ पर रखा है भाभी ने, और मैं सबके लिए कितनी रोटियां बनाऊं? सबके लिए 2-2 रोटियां ही बना, और आर्यन के लिए छोटी छोटी 2 रोटी बना, और वो रहा मसालों का डब्बा। ठीक है माँ, वैसे आप भी एक काम करो ना, आप यहीं पर रुक जाओ और काम करने में मेरी मदद करो ना, और ये सब्जी भी आप ही बना दो, क्योंकि अगर आप मेरे हाथ की सब्जी खाओगे तो उसे खाकर तो आप मुझे ही गालियां दोगे। इसलिए मैं आपके मुंह का टेस्ट नहीं बिगाड़ना चाहती माँ, इसलिए आप ही बना दो ये सब्जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुझे जैसा भी खाना बनाना आता है तो बना दे, वो खाना हम खुशी खुशी खा लेंगे। 2 दिन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना, इतने भी नालायक लोग नहीं हैं हम। आखिर खाना तो अन्न ही है, फिर चाहे वो टेस्टी हो या ना हो, ऊपर से हम चटनी में डाल देंगे। तू बस पूरे मन से खाना बना। ठीक है माँ, बना लूंगी मैं, लेकिन बाद में अगर कुछ बिगड़ जाए तो मुझे कुछ भी मत बोलना। हाँ हाँ ठीक है, बना तू। अब रुचिता 2 दिनों तक बहुत काम करती है और उसी बीच में उसे अपनी सहेलियों का सोशल मीडिया स्टेटस दिखता है, जिसे देखकर उसे बहुत रोना आता है। शिट यार, मेरी सारी सहेलियां बीच पर घूमने गई हैं और एक मैं हूँ जो यहाँ पर काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। खैर, बस 2 दिनों की ही बात है, फिर उसके बाद तो भाभी आ जाएगी और तभी जाकर मुझे आराम मिलेगा। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या, इतनी सुबह सुबह मुझे वसुंधरा बहन जी का मिस कॉल आया है। जरूर हालचाल पूछने के लिए ही किया होगा फोन। अभी वापस लगाती हूँ मैं। क्या? नो वे,
अगर मेरी सास और माँ की बात हो गई तो मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। अब वसुंधरा और सुलोचना की बात ना हो, इसीलिए रुचिता गिरने का नाटक करती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुलोचना फोन छोड़कर उसके पास चली जाती है। ये भगवान, अरे क्या हो गया तुझे? मेरे पैर में मोच आ गई माँ, बहुत दर्द कर रहा है। तू तो एक नंबर की निकम्मी लड़की है, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती तू। अब डांटो मत ना माँ, वैसे भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऊपर से आप मुझे कितना चिल्ला रही हो। हाँ तो क्या करूँ और? रुक जा, मैं बाम लेकर आती हूँ। इस तरह से रुचिता अपनी माँ का ध्यान भटकाने में सफल हो जाती है। फिर अगले दिन नेहा वापस लौट आती है और अब मोच आने के नाटक के कारण रुचिता को फिर से आराम करने का मौका मिलता है। ये लो रुचिता, ये काढ़ा पी लो, इसे पीने से तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच भाभी। और कैसी रही आपकी बहन की सगाई? अच्छी रही रुचिता, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि और 4 से 5 दिन रुक जाऊं। क्या? हाँ रुचिता, फिर तुम्हारे पैर में मोच आने की खबर मिली, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे वापस आ गई। अब इस मोच वाले पैर में तुम कितना काम कर पाओगी? हाँ भाभी, सो तो है। अब मैं तो बस आराम ही करती रहूंगी, तो शायद तभी जाकर मेरा पैर ठीक होगा। मोच पैर में आई है, पूरे बदन में नहीं। और नेहा बहू, इसे हाथों हाथ जो भी काम हो दे दे वो। खाली बैठे रहने से अच्छा यही होगा कि ये कुछ काम करती रहे। सब्जी साफ करा इससे। वैसे भी तू अपने मायके से कितनी सारी सब्जियां लेकर आई है, और वो अगर ऐसी ही पड़ी रही तो वो खराब हो जाएगी। इसीलिए वो सब्जियां इसे साफ करने दे, तब तक हम बाकी का काम देखते हैं। अरे पर ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तैयार रहो रुचिता, बेटे बेटे भी तुम्हें बहुत काम करना है। अरे यार, सोचा था कि मस्त मूवी देखूंगी, पर अब सब्जी साफ करनी पड़ेगी मुझे। पता नहीं ये दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा। रुचिता के लिए मायके में रहना भी अब बहुत कठिन होने लगता है। वो जब भी आराम करना चाहती, तब उसके हाथ में कोई ना कोई काम आ जाता। फिर 2 दिनों के बाद, देख नेहा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। 2 दिनों पहले मैं वसुंधरा बहन जी को कॉल करने जा रही थी कि उतने में रुचिता गिर पड़ी, और वो बात मेरे दिमाग से एकदम निकल गई। और अब जाकर याद आया है मुझे। एक काम करती हूँ, अभी कॉल कर देती हूँ मैं उन्हें। पता नहीं वो बेचारी क्या सोच रही होंगी कि इन्हें मेरा एक मिस कॉल भी दिखाई नहीं दिया क्या। जाने दो ना माँ जी, इतना मत सोचिए, क्योंकि वसुंधरा काकी बहुत समझदार है, इसीलिए वो समझ गई होगी। अब 2 दिन घर में कितने सारे काम थे, ऊपर से रुचिता का पैर भी ठीक नहीं था, और इन्हीं सब के टेंशन में आप वाकई में भूल गई। लेकिन अब तो याद आ गया ना, तो अब बात कर लीजिए। हाँ बहू, सही कहा तूने। फिर सुलोचना वसुंधरा को कॉल करती है और वसुंधरा उसे बातों बातों में सब कह देती है जो उसे रुचिता ने कहा होता है। क्या? मेरे पेट में इन्फेक्शन? हाँ बहन जी, जब बहू ने मुझे आपके बारे में बताया तब मेरा जी बड़ा घबराया। आशा करती हूँ कि आपकी सेहत में अब सुधार आया हो। जी जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बहन जी। सुलोचना को अब सब समझ आता है। इसका मतलब ये है कि रुचिता ने ये सब कुछ नाटक किया है। अब तो ये गई काम से। रुचिता, रुचिता! चिल्लाते चिल्लाते सुलोचना रुचिता के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ माँ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ माँ जी, ऐसा क्या हो गया है जो आप गुस्से से एकदम दब चुकी हो? खड़ी हो, मैंने कहा अभी की अभी खड़ी हो जा तू। लेकिन माँ, मेरे पैर में तो मोच आई है ना, इसलिए मैं खड़ी नहीं रह सकती माँ। झूठ, सरासर झूठ कह रही है तू। कोई मोच वोच नहीं आई है तेरे पैर में।
मुझे सब पता है कि ये सब तूने एक नाटक किया है। खा मेरी कसम कि ये सच है, और बता मुझे कि ये सब तू नाटक कर रही थी। अरे माँ, ये आप क्या कह रहे हो? ड्रामा बंद कर और खा मेरी कसम। क्यों, डर गई क्या? और क्या लगा तुझे तू इधर रहते हुए सबको उल्लू बनाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? लेकिन अब मुझे सब पता चल चुका है कि तूने कैसे अपनी सास को और जमाईसा को झूठ कहा है कि मुझे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अरे उसी कारण तूने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया और कहा कि मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है, इसीलिए तू मायके में रुकना चाहती है। लेकिन माँ जी, ये सब आपको कैसे पता चला? अरे अभी अभी मेरी बात हुई है इसकी सास से। जब उस दिन मैं वसुंधरा बहन जी को कॉल करने जा रही थी, तभी इसने गिरने का नाटक किया ताकि मेरा ध्यान इसकी तरफ जाए। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे, नालायक कहीं की? अब रुचिता खड़े होकर वो सुलोचना से माफी मांगने लगती है। बाप रे, इसका मतलब वाकई में इसके पैर को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ भाभी, ये सब एक नाटक है और आप दोनों मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे मेरे सास ससुर को इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं बुलाना था और ना ही गांव जाकर उनकी सेवा करनी थी। मैं तो बस यहाँ पर रहकर आराम करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे अगर तुझे इतना ही आराम करना था तो फिर तूने शादी की ही क्यों? रह जाती ना कुंवारी ही। अरे जब तू एक घर की बहू बनी है तो तुझे अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेगी ना। तू उनसे कैसे भाग सकती है? और तू हमेशा से यही करती आई है और इसीलिए तेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन अब तुझे अपनी इस बुरी आदत को सुधारना ही होगा, तभी जाकर मैं तुझे माफ करूंगी। ठीक है माँ, आप जो भी बोलोगी मैं वो सब करूंगी। लेकिन प्लीज माँ, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं आप सबकी नजरों में गिर चुकी हूँ और मुझे अब अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है कि ये सब करके कुछ भी हाथ नहीं आता। इंसान को अगर जीना है तो उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। उनसे बचकर वो कहीं नहीं भाग सकता। देख रुचिता, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तहे दिल से माफ कर दूं, तो तुझे अपने सास ससुर को शहर बुलाकर जब तक वो तेरे यहाँ पर रहेंगे तब तक तुझे उनकी सेवा अच्छे से करनी होगी और इस कदर करनी होगी कि वसुंधरा बहन जी मुझे खुद आकर कहे कि बहू हो तो आपकी बेटी जैसी। क्या? हाँ, और अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है। ठीक है माँ, मैं ये जरूर करूंगी और मैं सुधर कर आपका दिल जरूर जीतूंगी। ठीक है, तो फिर लगा उन्हें फोन और कल के कल ही तू उन्हें यहाँ पर बुला ले। लेकिन माँ, अभी तक तो यश आया भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, तू तो है ना यहाँ पर, तो बुला उन्हें और लग जा उनकी सेवा में। ठीक है माँ, जैसा आपको हो। अब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां खत्म रुचिता, अब लग जाओ काम पर। ऑल द बेस्ट। रुचिता अपने किए पर बहुत पछताती है और अब उसे ना चाहकर भी सास ससुर को बुलाकर उनकी सेवा करनी ही पड़ती है।